24 फरवरी 2022 को एक ऐसा वक्त आया जब दुनिया के सबसे बड़े पावर का इम्तिहान हो गया। एक तरफ रशिया, जिसे लगता था कि वो यूक्रेन को अपना हिस्सा बना सकता है, और दूसरी तरफ यूक्रेन जो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहा था। मगर ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, ये जंग एक नई दुनिया की सोच जैसे जियोपॉलिटिकल और इंसानियत के लिए एक खौफनाक चैलेंज थी। आज हम इस जंग के पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये जंग क्यों रशिया के लिए इतनी अहम है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं अननोन टीवी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन ने अपनी आज़ादी हासिल की, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिश से पाकिस्तान और इंडिया ने आज़ादी हासिल की। लेकिन रशिया के लिए यूक्रेन सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। क्रीमिया जैसे इलाके जो रशिया की तारीखी हिस्से थे, उनको अपनी पुरानी टेरिटरीज की तरह देखा जाता था। रशिया जो क्रीमिया को अपना हिस्सा मानता था, 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अपने हिस्से में शामिल कर लिया। ये काफी शिद्दत से इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक शौक था। रशिया हमेशा नेटो के एक्सपेंशन को अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट समझता रहा। यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का इरादा रशिया के लिए एक सर दर्द बन गया। रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन नेटो है, और रशिया ये नहीं चाहता कि नेटो रशिया के इतना करीब पहुंच सके। इसके बाद रशिया ने अपनी मिलिट्री फोर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। यूक्रेन ने अपनी डिफेंस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नेटो और यूरोप से मदद की अपील की। रशिया की तरफ से थ्रेट मिलते ही नेटो ने यूक्रेन के साथ अपनी मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत करना शुरू किया। पुतिन का कहना था, अगर नेटो ने यूक्रेन को अपने में शामिल किया तो ये रशिया के लिए एक आखिरी हद होगी। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन को पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया, लेकिन ये असल में एक फुल फ्लेज इन्वेशन वॉर था। रशिया ने इन 3 बड़े रीजन्स में अपने टैंक्स और एयर स्ट्राइक्स का यूज किया। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने अपने मुल्क को मोबिलाइज किया और एक हीरोइक फिगर के तौर पर उभरे। उन्होंने कहा, मुझे राइट नहीं, सिर्फ एमुनिशंस चाहिए। यूक्रेन के इस बड़े से शहर पर अटैक के बावजूद यूक्रेन की मिलिट्री और सिविलियंस ने मिलकर डिफेंस दिखाई। ये वो वक्त था जब दुनिया को समझ आया कि यूक्रेन आसानी से नहीं गिरने वाला। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगाए तो उसके इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे थे। रशिया का एनर्जी एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल सिस्टम एकदम डाउनफॉल में चला गया। चाइना और इंडिया ने यूक्रेन के मामले पर न्यूट्रल स्टैंस रखा, लेकिन उन्होंने अपने ऑयल और गैस कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन रखा। जैसा कि आपको पता होगा, चाइना और इंडिया दोनों ही वो मुल्क हैं जो रशिया से ऑयल और गैस लेते हैं, जिससे रशिया को बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो रशिया के लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम कर रहे थे। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर अपने आसपास के मुल्क जा चुके थे। रशिया ने यूक्रेन के इन 3 बड़े शहरों को अपना टारगेट बनाया। ये शहर बिल्कुल तबाह हो गए और हर तरफ बारूद की खुशबू थी। मीडिया ने हर सीन को दुनिया के सामने पेश किया। हर बम ब्लास्ट, हर मिसाइल अटैक का लाइव कवरेज दिया गया, और इससे दुनिया भर में वॉर बढ़ गई। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत का हुआ। छोटे बच्चों की मौत, औरतों का सफर और पूरी फैमिली का बिखरा हुआ होना, ये सब इंसानी दुख का शिकार थे। रशिया अभी भी डोंबास रीजन और साउथ यूक्रेन पर कंट्रोल बनाए हुए है। ये 2 बड़े शहर रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यूक्रेन अभी भी अपने शहरों को डिफेंड कर रहा है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट की लीडरशिप और नेटो की मदद के बावजूद जंग की इंटेंसिटी कम नहीं हुई। तो सवाल ये है, ये जंग कब खत्म होगी? क्या रशिया अपनी पुरानी ताकत को वापस ले पाएगा? क्या यूक्रेन अपनी आज़ादी को बचा सकेगा? क्या हम कभी इस जंग का सच समझ पाएंगे, या ये दुनिया को एक नए दौर के अंधेरों में डाल देगी?